गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के पास में? यस, वॉइस आ रही है? गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? वॉइस आ रही है आप सभी को? आवाज आ रही है क्या भाई? यस सर, क्लियर। चलो, तो स्वागत आप सभी का सक्सेस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। सक्सेस एकेडमी नर्सिंग कोचिंग के ऊपर आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें। यस, किशोर जी बिल्कुल बहुत टाइम बाद में मिले हैं, किशोर कामले। यस, तो एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक और शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें एक बार क्लास को। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आप सभी का एग्जाम है ना? एग्जाम आप सभी का 1 तारीख को शायद। आई होप प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। और आपके लिए गुड न्यूज है कि अब आपका सक्सेस एकेडमी नर्सिंग कोचिंग जो है वो नॉट सेट के लिए भी बैच स्टार्ट कर रहा है। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं उस बैच को, तो आपके नीचे दिए गए सपोर्टिव नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल ले सकते हैं। बिल्कुल 1 दिसंबर को है ना? चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। तो स्टार्ट करें क्लास को। सारे स्टूडेंट रेडी हैं? चलिएगा डियर, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, जो आज हम लोग बात करेंगे पीडियाट्रिक के रिगार्डिंग। तो आज पीडियाट्रिक के रिगार्डिंग बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा पीडियाट्रिक के रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है पीडियाट्रिक से कि व्हाट इज द पीडियाट्रिक एज। अपनी क्लास जो है वो 1 घंटे की होने वाली है, 3 बजे तक अपनी क्लास रहेगी। ठीक है, यस। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाट इज द पीडियाट्रिक एज। तो पीडियाट्रिक एज कितनी होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पीडियाट्रिक एज डेवलप कंट्री के अंदर आप लोगों की होती है और एक डेवलपिंग कंट्री में होती है ना। 2 कंट्रीज होती है, एक डेवलप एक डेवलपिंग। डेवलप कंट्री में होती है 0 से, यानी कि आप बोल सकते हैं एट बर्थ से लेके और 16 ईयर, एट बर्थ से लेके 16 साल तक की एज को पीडियाट्रिक एज बोलते हैं हम लोग डेवलप्ड कंट्री में। और डेवलपिंग कंट्री के अंदर हम लोग पीडियाट्रिक एज बोलते हैं एट बर्थ से 18 ईयर्स। एट बर्थ से 18 ईयर्स तक की एज को पीडियाट्रिक एज के नाम से जानते हैं इन डेवलपिंग कंट्री। अब आप सभी को पता होगा कि हमारा इंडिया कैसा कंट्री में आता है, डेवलपिंग है या डेवलप है? तो बिल्कुल हमारा इंडिया जो है वो आप लोगों का डेवलपिंग कंट्री में आता है। तो हमारा इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री में आता है, याद रखना। तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर नॉर्मल पीडियाट्रिक एज, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर भी नॉर्मल पीडियाट्रिक एज कितनी होती है सर? एट बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक। तो एट बर्थ से 18 ईयर्स नॉर्मल पीडियाट्रिक एज होती है हमारे डेवलपिंग कंट्री में, और डेवलप कंट्री के अंदर होती है एट बर्थ से 16 ईयर। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर कि व्हाट इज द नॉर्मल पीडियाट्रिक एज। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस, ये ना तो एक क्वेश्चंस और बन सकता है यहाँ से, और वो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है। तो आप सभी को पता है फादर ऑफ पीडियाट्रिक इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स, तो आपको बता देता हूं, फादर ऑफ द पीडियाट्रिक जो पूरे वर्ल्ड में है उन्हें आप लोग जानते हो, अब्राहम जैकॉब्स। अब्राहम जैकॉब्स इज द फादर ऑफ द पीडियाट्रिक। अगर क्वेश्चंस आए इन इंडिया में, तो इंडिया के अंदर कौन है, तो इंडिया के अंदर फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है, तो क्या बताएंगे? डॉक्टर जॉर्ज सीएलओ। डॉक्टर जॉर्ज सीएलओ इज द फादर ऑफ द इंडियन पीडियाट्रिक।
इंडियन पीडियाट्रिक का फादर कौन है? डॉक्टर जॉर्ज सी एलो। ठीक है, अब क्वेश्चंस यहां से आपको ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, और ये आ सकता है एग्जाम में कि फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन कौन है? फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन कौन है? तो राइट आंसर है कि इंडिया के अंदर पहला बच्चों का डॉक्टर कौन है? तो फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन कौन है? अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए, इस लैंग्वेज में आए, तो राइट आंसर आप लोगों को देना है जेविका कश्यप। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जेविका कश्यप इज द फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन। क्वेश्चंस को पढ़ना, देन उसके बाद में आप लोगों को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन कौन है हमारा? जेविका कश्यप। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, चलेगा, बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट, यहां से जो क्वेश्चंस आता है वो आपसे पूछा जाएगा कि न्यूबॉर्न को बर्थ होने के बाद में क्या बोलते हैं? बोलते हैं स्टेज ऑफ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न के अंदर बेसिकली 3 स्टेज आती है। पहली आती है आप लोगों की, जिसे आप लोग बोलते हो प्रीनेटल स्टेज, एक होती है आपकी पोस्ट नेटल। कौन से एज ग्रुप के बच्चे को किस नाम से जानते हैं? एक होती है डियर आप लोगों की पेरीनेटल। ठीक है, प्रीनेटल स्टेज, पोस्ट नेटल स्टेज और पेरीनेटल, 3 स्टेज आती है। अब इन्हीं के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्लास को लाइक और शेयर भी साथ के साथ में करते रहें। इतने सारे बच्चे क्लास देख रहे हैं, लाइक अभी तक सिर्फ 10 ही आए हैं, तो क्लास को लाइक और शेयर करें भाई, क्लास को लाइक और शेयर भी करें। चलेगा, अब देखिएगा हम लोग एक एक स्टेज पढ़ते हैं। ये 3 स्टेज होती है। किस बच्चे को किस नाम से जानते हैं? तो पहली स्टेज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीनेटल। प्रीनेटल का मतलब, प्री का मतलब बिफोर, नेटल का मतलब डिलीवरी, मतलब डिलीवरी से पहले, बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी से पहले बच्चा कहाँ होगा? तो डिलीवरी से पहले बच्चा हमारा इंट्रा यूट्रन लाइफ में होता है, मतलब बेबी कहाँ होता है? यूट्रस में। तो जब बच्चा यूट्रस में होता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो जब बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? तो ये भी याद रखिएगा, एट बर्थ, या सॉरी जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है, जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन को मैं बोल देता हूं यहाँ पे 0 डेज। तो जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है तब से लेके और लगभग 2 वीक्स तक के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो याद रखना, व्हाट इज द जाइगोट? तो क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताएंगे? फर्टिलाइजेशन से लेके और 2 वीक, ये यूट्रस में डेवलप हो रहा है, इंट्रा यूट्रल लाइफ की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बात कर लेते हैं 3 वीक से लेके 2 वीक्स तक का बच्चा तो जाइगोट होगा। बाकी 3 वीक से 8 वीक, या बहुत बार आपको यहाँ पे 3 वीक ना देके 2 वीक्स भी दे सकता है, तो 2 वीक से 8 वीक बोल दो, या 3 वीक से 8 वीक के बच्चे को बोलते हैं एम्ब्रियो। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया कि व्हाट इज द एम्ब्रियो? एम्ब्रियो क्या होता है? तो एम्ब्रियो आपको बताना है 3 वीक से लेके 8 वीक के बच्चे को एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में पूछा जाएगा 9 वीक। यहां से 9 वीक याद रखना, 9 वीक से लेके और टिल डिलीवरी, डिलीवरी होती है 40 वीक की, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब फीटस। 9 वीक से लेके या टिल डिलीवरी या 40 वीक्स आप बोल सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं फीटस। तो ये तीनों की तीनों चीजें आप लोग की इंट्रा यूट्राइन लाइफ में डेवलप होती है। ये तीनों की तीनों चीजें आप लोग की इंट्रा यूट्राइन लाइफ में डेवलप होती है। ठीक है, चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट यहां से पोस्ट नेटल। अब बच्चे का जन्म हो गया है, पोस्ट का मतलब आफ्टर, नेटल का मतलब डिलीवरी, बोले तो आफ्टर डिलीवरी। पोस्ट नेटल स्टेज बोलते हैं आफ्टर डिलीवरी। कि आफ्टर डिलीवरी बच्चे को किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, आफ्टर जो डिलीवरी होता है, इस आफ्टर डिलीवरी के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना कि जिस दिन जन्म होता है, बोले तो एट बर्थ, एट बर्थ से लेके और लगभग 28 डेज के बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग? तो याद रखना न्योनेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? न्योनेट। अब ये न्योनेट 2 टाइप का होता है, एक होता है अर्ली न्योनेट और एक होता है डियर लेट न्योनेट। अर्ली न्योनेट क्या होता है? तो अर्ली न्योनेट होता है 0 से 7 डेज, मतलब एट बर्थ से लेके और 7 डेज तक के बच्चे को बोलते हैं अर्ली न्योनेट।
और लेट न्यूनेट किसे बोलते हैं? तो 8 डेज से लेके 28 डेज। अब यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, वो भी सुनना। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि जो अर्ली न्यूनेट होता है, अर्ली न्यूनेट होता है, इस अर्ली न्यूनेट बच्चे के अंदर, इसी में लिखवा रहा हूं, वेट जो होता है बच्चे का वो कम होता है, डिक्रीज वेट। अब रीजन भी सुन लेना, कितना कम होता है वेट, याद रखना अर्ली न्यूनेट के अंदर वेट कम होता है। तो क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एक 3 दिन का बच्चा है, वो आपके पास में आया है और मदर बोल रही है कि मैं इसको खाना खिला रही हूं बट इसका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बच्चा मालनरिश्ड है या फिर नॉर्मल है? तो आप क्या बोलेंगे? बच्चा नॉर्मल है, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में बच्चे के अंदर वेट कम होता है। कितना परसेंट कम होता है? तो टर्म बच्चों में पूछे तो 10% बताना है, और प्री टर्म में बोले तो आपको 15% बताना है। तो जो अर्ली न्यूनेट वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर वेट कम होता है, मतलब फर्स्ट 7 डेज के बच्चों के अंदर वेट रीजन होता है कम होने का, वो बताऊंगा, रीजन मैं बताऊंगा, पर इतना से याद रखना वेट कम होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है? वेट कम होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है अर्ली न्यूनेट के बच्चों में। टर्म में 10% होता है, प्री टर्म में 15%। रीजन इनका यही होता है कि एक तो ये बच्चों के अंदर किडनी इमैच्योर होती है। किडनी क्या होती है? इमैच्योर। अब किडनी इमैच्योर होगी तो आप सभी को पता है किडनी का काम क्या होता है? वाटर को अब्सॉर्ब करना। जब किडनी इमैच्योर होगी तो वाटर एब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, और वाटर अगर एब्सॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी से ज्यादा अमाउंट में जाएगा, और वाटर का काम क्या होता है साहब? बॉडी वेट को मेंटेन करना। जब बॉडी में पानी ही बाहर चला गया तो बॉडी वेट मेंटेन होगा क्या? नहीं होगा साहब, बॉडी वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इनिशियल पीरियड के अंदर बच्चे में 10% कम होता है और प्री टर्म में 15% वेट कम होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक 3 दिन का बच्चा है जिसकी मदर आपके पास में आई है, बोल रही है कि मैं इसको खाना रेगुलर खिला रही हूँ, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ, फिर भी मेरे बच्चे का वेट प्रॉपर नहीं बढ़ रहा है। तो क्या इस कंडीशंस के अंदर बच्चा माल न्यूट्रिशन सफर कर रहा है, या एज ए नर्स आप रेस्पॉन्स देंगे दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन? तो क्या आंसर देना चाहिए फिर आपको? तो आपको देना चाहिए कि ये नॉर्मल कंडीशन है, बिकॉज अर्ली न्यूनेट के अंदर वेट कम होता है। पहला रीजन मैंने बताया किडनी मैच्योर, दूसरा रीजन सब एनवायरमेंटल फैक्टर या एनवायरमेंटल अडेप्टेशन। बच्चा इंट्रा यूट्राइन से सीधा एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आएगा तो उसके लिए एनवायरमेंट पूरा चेंज होगा, तो वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, इस वजह से प्रॉपर रूप से फीडिंग नहीं करेगा। प्रॉपर रूप से फीडिंग नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है बच्चे का वेट कम होगा, बिल्कुल होगा। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन इसी न्यूनेट में लिख लेना। आप लोगों ने पढ़ा होगा डियर न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, कि न्यूनेट की डेथ हो जाती है किस वजह से? मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? डेथ रेट। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एनएमआर, कि इस एनएमआर को बोले तो न्यूनेट की किस वजह से डेथ होती है? तो मोस्ट कॉमन जो कोज होता है, मोस्ट कॉमन कोज, ये एमसीसी का मतलब क्या है? मोस्ट कॉमन कोज। तो मोस्ट कॉमन कोज होता है तो लिखना प्री मैच्योर बेबी। अगर बच्चा प्री मैच्योर होता है तो प्री मैच्योर बच्चे की वजह से न्यूनेट की डेथ हो जाती है। तो प्री टर्म बोल दो, प्री मैच्योर बोल दो, प्री मैच्योरिटी कुछ भी है, तो प्री मैच्योरिटी इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, चलेगा। अब मैं बात कर रहा हूं यहां से, अब आप सभी को पता है कि 1 महीने की बात हो गई। अब बात करें 1 मंथ यानी कि 28 दिन से लेके और 1 ईयर, इस वाले बच्चे को बोलते हैं इन्फेंट। अब यहां पे भी एक क्वेश्चन आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? तो इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बोलते हैं आईएमआर। इस आईएमआर का मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा? किस वजह से 1 साल के बच्चे मरेंगे ज्यादा? तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है, LBW बोले तो लो बर्थ वेट, LBW लो बर्थ वेट। ठीक है, LBW इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 1 साल से लेके और 3 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं?
तो 1 साल से लेके 3 साल के बच्चों को बोलते हैं टोडलर। अब क्वेश्चन आता है, आप सभी से पूछा जाता है टोडलर एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन इंजरी कौन सी होती है, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंजरी टोडलर एज ग्रुप में? तो फर्स्ट होती है बर्न। याद रखिएगा, पहला कौन सा होता है? बर्न। सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है? सबसे ज्यादा इंजरी बर्न की होती है। सेकंड होता है फॉल डाउन। बच्चा उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, तो फॉल डाउन सेकंड मोस्ट कॉमन इंजरी में आता है टोडलर में, और बर्न फर्स्ट मोस्ट कॉमन इंजरी होती है टोडलर एज ग्रुप में। टोडलर बोलेंगे किसको? 1 से 3 साल के बच्चे को टोडलर नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1 से 3 साल के बच्चे को आप किस नाम से जानते हैं भैया? टोडलर नाम से जानते हैं। चलेगा, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, 3 साल से 6 साल के बच्चों को किस नाम से जानते हैं? 3 to 6 ईयर। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ये चिल्ड्रन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। चाइल्ड इसी को बोलते हैं 3 साल वाले बच्चे को, है ना, अर्ली चाइल्डहुड, या इसी को बोलते हैं आप लोग प्री स्कूलर। प्री स्कूलर, ठीक है। इसके अलावा 6 साल से लेके और 12 साल, याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड, इसी को बोलते हैं हम लोग स्कूलर एज। अब ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से आएगा कि ये जो स्कूलर एज होती है ये गर्ल्स में अलग होती है और बॉयज में अलग होती है। गर्ल्स की बात कर लेता हूं, तो गर्ल्स के अंदर स्कूलर एज होती है भैया, आप लोगों की लिख लेना 6 ईयर to 10 ईयर। 6 से 10 साल की एज को गर्ल्स में स्कूलर एज के नाम से जानते हैं। और बॉयज में अगर पूछा जाए, लड़कों में पूछे, तो लड़कों में ये एज होती है 6 ईयर to 12 ईयर। तो कभी कभार अगर थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं, गर्ल्स में होती है आप लोगों की कितनी? 6 to 10 ईयर, बॉयज में होती है 6 to 12 ईयर। बात कर लेते हैं 12 ईयर से लेके और 18 ईयर्स, इसको आप लोग क्या बोलते हैं साहब? इसको लेट चाइल्डहुड बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग प्यूबर्टल एज भी बोलते हैं। इसी में प्यूबर्टी भी आती है। इसी को बोलते हैं टीनेजर, या इसी को बोलते हैं अडोलसेंस। ठीक है, और आफ्टर 18 आप सभी को पता है, आफ्टर 18 ईयर्स आप क्या बोलेंगे? मोर देन 18 ईयर को क्या बोलते हैं? अडल्ट। तो ये स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। 2 मैंने पढ़ाई, प्री नेटल स्टेज और पोस्ट नेटल। अब इसी में से एक और बच गया, बिल्कुल प्यूबिक एज भी इसी को बोलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, क्लास को लाइक और शेयर करते रहे भैया, क्लास को लाइक और शेयर करते रहे, क्लास को लाइक और शेयर करते रहो। ठीक है, चलेगा। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पेरीनेटल? ये प्री नहीं है, ये पेरी है। पेरीनेटल स्टेज क्या होता है? तो याद रखना, पेरीनेटल स्टेज की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पेरीनेटल स्टेज जब प्रेगनेंसी 20 वीक की हो जाती है, याद रखना जब प्रेगनेंसी 22 वीक की होती है, तो 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेके और बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, और लगभग 7 दिन के बच्चा, 7 days आफ्टर बर्थ, इस तक के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना पेरीनेटल बोलते हैं। तो अभी हम लोग 28 डेज यूज करते थे, अभी हम लोग 22 डेज यूज करते हैं, पहले 28 डेज यूज करते थे, यानी कि 28 वीक, सॉरी 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 7 डेज वाले पीरियड को बोलते थे। अगर दोनों एक साथ ऑप्शन में आए, 28 वीक भी आ जाए ऑप्शन में, 22 भी आ जाए, 22 वीक से लेके 7 डेज के बच्चे को प्रीनेटल बोलते हैं, सॉरी पेरीनेटल बोलते हैं, और 28 से लेके 7 डेज वाले बच्चे को भी हम लोग पेरीनेटल बोलते हैं। बट अगर दोनों एक साथ ऑप्शन में आए तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों को 22 वीक को देनी है, क्योंकि पहले मानते थे 28 वीक, बट अब नाउ डेज अभी हम लोग 22 वीक को ही मानते हैं पेरीनेटल स्टेज। तो ये आप लोगों का होता है न्यूबॉर्न के अंदर स्टेजेस। अब हम बात करेंगे
वाइटल साइन ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल साइन के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है आप सभी का। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि न्यूबॉर्न के अंदर वाइटल साइन का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है, सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ वाइटल इन न्यूबॉर्न। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि न्यूबॉर्न में अगर सीक्वेंस पूछा है, वाइटल साइन की सीक्वेंस, वाइटल साइन ऑफ न्यूबॉर्न पूरा लिखो आप लोग। न्यूबॉर्न के अंदर वाइटल साइन पढ़ेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूबॉर्न के अंदर सबसे पहले वाइटल साइन में क्या देखते हैं, तो याद रखना न्यूबॉर्न में सबसे पहले देखते हैं हम लोग रेस्पिरेशन, फिर पल्स लेते हैं, फिर टेम्परेचर लेते हैं। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, आरपीटी एंड बीपी, आरपीटी एंड बीपी। तो ये वाइटल साइन की सीक्वेंस होती है न्यूबॉर्न में। सबसे पहले रेस्पिरेशन चेक करेंगे, फिर पल्स चेक करेंगे, फिर टेम्परेचर, फिर ब्लड प्रेशर। तो आरपीटी बोले तो रेस्पिरेशन पहले चेक करेंगे न्यूबॉर्न में, फिर पल्स करेंगे, फिर टेम्परेचर करेंगे, फिर बीपी करेंगे। तो वाइटल साइन की सीक्वेंस से भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं पल्स। तो आप सभी को पता होगा कि न्यूबॉर्न के अंदर कितनी पल्स रेट होती है या हार्ट रेट कितनी होती है, हार्ट रेट पल्स रेट कितनी होती है नॉर्मली। तो नॉर्मली 8 बर्थ पे कितनी पल्स होती है, तो नॉर्मली न्यूबॉर्न के अंदर पल्स होती है भैया आप लोगों की लगभग 120 से लेके 160 बीट पर मिनट। एग्जैक्ट अगर कोई पूछे आप लोगों से तो बताना 140 बीट पर मिनट। पूरा लिखना आप लोग, बीट पर मिनट, बीट पर मिनट यूनिट जरूर याद रखना, नहीं तो ब्रीथ कर दे देगा एग्जामिनर तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे बीट पर मिनट होता है, ब्रीथ तो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीज, पल्स कहां से लेते हैं, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है बच्चों में पल्स लेने की। तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो याद रखना एपिकल पल्स लेते हैं। एपिकल पल्स मोस्टली ली जाती है बच्चों के अंदर। और एपिकल पल्स को कहां से लेते हैं बच्चों में, तो याद रखना सर, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन। कौन सी लाइन से लेते हैं, क्लेविकल के मिड पार्ट से, बोले तो मिड क्लेविकुलर लाइन। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से लेंगे, जबकि अडल्ट में फिफ्थ से लेते हैं। लाइन सेम ही होती है मिड क्लेविकुलर, बट बच्चों में लेते हैं हम लोग फोर्थ से। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी और न्यूबॉर्न, दोबारा सुनना, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी और न्यूबॉर्न, इन तीनों में तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से लेते हैं, जबकि अडल्ट में 5वें इंटरकोस्टल स्पेस से लेते हैं, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में लेते हैं अडल्ट में। ठीक है, और लाइन सेम ही होती है, मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट पल्स के बाद में हम बात करेंगे टेम्परेचर का। तो नॉर्मली टेम्परेचर कितना होता है न्यूबॉर्न में, नॉर्मली टेम्परेचर एट बर्थ पे कितना मानते हैं हम लोग, तो याद रखना नॉर्मली टेम्परेचर न्यूबॉर्न के अंदर होता है 36.5 से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मली न्यूबॉर्न के अंदर टेम्परेचर होता है। अगर न्यूबॉर्न का टेम्परेचर लेस हो, टेम्परेचर न्यूबॉर्न के अंदर कितने से कम हो, टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। और आप सभी को पता है न्यूबॉर्न के अंदर हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। तो लिख लेना, साइलेंट किलर इन न्यूबॉर्न, साइलेंट किलर इन न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न के अंदर साइलेंट किलर के नाम से किसको जानते हैं, हाइपोथर्मिया को। अगर अडल्ट में पूछे तो अडल्ट में क्या बताएंगे, हाइपरटेंशन को। अडल्ट में पूछे तो क्या बताएंगे, हाइपरटेंशन को। अच्छा, टेम्परेचर लेने की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है बच्चों में, मोस्ट कॉमन साइट टू चेक टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न, तो राइट आंसर बताना एक्जिला से लेते हैं। कहां से लेते हैं, एक्जिला से टेम्परेचर। ये एक्जिला वाला पार्ट से आप लोगों को टेम्परेचर लेना होता है। तो मोस्ट कॉमन साइट टेम्परेचर की न्यूबॉर्न में होती है एक्जिला, याद रखना। न्यूबॉर्न के अंदर क्या होती है भैया, एक्जिला। ठीक है, आगे बात करते हैं, पहले इतना लिखो। चलो, टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात कर ली। तीसरा हमारे पास में रेस्पिरेशन। तो नॉर्मली न्यूबॉर्न के अंदर कितना रेस्पिरेशन होता है, तो याद ना लगभग 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। ये ब्रीथ पर मिनट है।
एग्जैक्ट बताए तो 40 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, अब देखिएगा हम बात करते हैं। क्वेश्चन आता है नॉर्मल रेस्पिरेशन को किस नाम से जानते हैं? नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना यूपीनिया। नॉर्मल रेस्पिरेशन को किस नाम से जाना जाता है? यूपीनिया नाम से जानते हैं। अगर बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन रेट मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा है तो इसको बोलेंगे टैकिपनिया। क्या बोलेंगे? टैकिपनिया। और अगर बच्चे के अंदर एट बर्थ रेस्पिरेशन रेट लेस देन 30 ब्रीथ पर मिनट से कम है, भाई होना कितना चाहिए नॉर्मल सर? 30 से 60 के बीच में, लेकिन 60 से ज्यादा है तो टैकिपनिया और 30 से कम है तो ब्रेडिपनिया। और सपोज करो बच्चे के अंदर एब्सेंट है रेस्पिरेशन, क्या है भैया? एब्सेंट रेस्पिरेशन, या आप बोल सकते हैं सेसेशंस ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। और वो भी टाइमिंग का भी खास तौर से ध्यान रखना है आप लोगों को। मोर देन 20 सेकेंड, अगर 20 सेकेंड से ज्यादा बच्चे के अंदर एब्सेंट होता है रेस्पिरेशन तो इसे बोलते हैं एपनिया। तो एपनिया कब बोलेंगे? जब बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन 20 सेकेंड से ज्यादा स्टॉप हो जाए। 20 सेकेंड से ज्यादा, 20 सेकेंड से कम होता है तो एपनिया नहीं होता है, 20 सेकेंड से ज्यादा अगर है तो आप एपनिया बोलेंगे। चलें आगे। अरे भाई समझ में तो आ रहा ना क्लास? तो क्लास समझ में आ रही है ना? जितना अपने से 1 घंटे में होता है उतना मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे, है ना? वो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ जहां से ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन बनने के। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मली न्यूबॉर्न के अंदर कितना ब्लड प्रेशर होता है, कितना बीपी होता है? तो नॉर्मली न्यूबॉर्न का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो याद रखना नॉर्मली न्यूबॉर्न का ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो कितना बताएंगे? तो याद रखना 80/50 mm ऑफ Hg। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, वो आता है न्यूबॉर्न के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसको स्टार कर लेना, O2 सैचुरेशन इन न्यूबॉर्न आफ्टर बर्थ। ये क्वेश्चन आता है। अब डियर ये जो न्यूबॉर्न के अंदर, मतलब कहने का ये है कि बर्थ के बाद में न्यूबॉर्न के ब्लड में नॉर्मली कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है? नॉर्मली न्यूबॉर्न के अंदर बर्थ के बाद में कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है? तो ये 1 मिनट पे कितना होता है, 2 मिनट पे कितना होता है, 3 मिनट पे कितना होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। शोभा आंटी जी बिल्कुल लेते हैं, लेकिन अभी क्लास है इस वजह से। चलेगा। तो देखिएगा यहां पे हम बात कर रहे हैं कि बर्थ के बाद में न्यूबॉर्न के ब्लड में कितना नॉर्मल ऑक्सीजन का सैचुरेशन होता है। तो क्वेश्चन है बर्थ के 1 मिनट बाद में कितना होगा? तो रेंज याद रखना 60 से 65%। इंपॉर्टेंट है, 60 से 65%। अगर क्वेश्चन है बर्थ के 2 मिनट बाद में कितना है, तो अब आप 5-5 जोड़ते चलो, 65 से 70%। क्वेश्चन है 3 मिनट बाद में कितना होता है बच्चे के ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन, तो बताना है सर 70 से 75%। क्वेश्चन है 4 मिनट बाद में, तो बर्थ के 4 मिनट बाद बच्चे के होता है 75 से 80%। स्टार्टिंग याद रखना 60 से 65, फिर आप 5-5% जोड़ते चलिए। 2 मिनट बाद में 5 जोड़ेंगे तो 65 से 70, फिर 5 जोड़ेंगे तो 3 मिनट बाद में 70 से 75, और फिर अगर आप लोग 4 मिनट बाद में जोड़ेंगे तो 75 से 80। बर्थ के 5 मिनट बाद में कितना होता है? तो बर्थ के 5 मिनट बाद में होता है भैया 80 से 85%। और बर्थ के 10 मिनट बाद में कितना होता है? तो बर्थ के 10 मिनट बाद में होता है 85 से 95%। और मोर देन 10 मिनट से बाद हमारे जितना हो जाता है, कितना हो जाएगा? मोर देन 95%। ये तो सारे टर्म बच्चों में, ये तो टर्म बच्चों में होगा। बट अगर बात करूं प्रीटर्म में, तो प्रीटर्म में अगर पूछा जाए ऑक्सीजन का सैचुरेशन, तो प्रीटर्म में चाहे 1 मिनट हो जाए, 9 मिनट हो जाए, 3 हो जाए, 4, सभी में एक ही मेंटेन करते हैं, 91 से 95%। ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्रीटर्म में एक ही O2 सैचुरेशन मेंटेन करना है, और वो कितना करना है आपको?
91 से 95%। और बाकी ये जितने भी लिखा है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ये सारे टर्म में कि बर्थ के 2 मिनट बाद में कितना होगा, 3 मिनट बाद में कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, लिख लिया, चलो आगे। तो ये वाइटल साइन देखे हम लोगों ने न्यूबॉर्न में। अब हम पढ़ेंगे न्यूबॉर्न के अंदर ब्लड वैल्यूज। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ब्लड वैल्यूज ऑफ न्यूबॉर्न या इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर न्यूबॉर्न के ब्लड के अंदर कितना कितना नॉर्मल अमाउंट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पहला देखा ब्लड वॉल्यूम कितना होता है न्यूबॉर्न में। तो न्यूबॉर्न में ब्लड वॉल्यूम होता है भैया आप लोगों का 80 ml पर केजी, 80 ml पर केजी होता है न्यूबॉर्न में ब्लड वॉल्यूम। याद रखना न्यूबॉर्न के अंदर 80 ml होता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, न्यूबॉर्न में 80 ml होता है। बात कर ले हम लोग आरबीसी का लेवल, तो आरबीसी का लेवल न्यूबॉर्न में होता है आप लोगों का, याद रखना 6 to 8 मिलियन पर mm³। अब क्वेश्चन ये नहीं आता है, क्वेश्चन आता है आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है। आरबीसी का लाइफ स्पान, तो देखो मैं आपको 3 जगह बता रहा हूं। अडल्ट में पूछे तो अडल्ट में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, मतलब 120 दिन बाद में मर जाएगी। बात करें हम लोग टर्म बच्चों में यानी कि नॉर्मल बच्चों में, तो होता है भाई साहब 80 दिन, 80 डेज नॉर्मली बच्चों में। और पूछे प्री टर्म में कितना होगा, तो प्री टर्म में आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 60 डेज। लिख लेना, ये आरबीसी लाइफ स्पान है। आरबीसी लाइफ स्पान मतलब कितने टाइम बाद में आरबीसी आपकी मरना स्टार्ट हो जाती है, डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। आप सभी को पता है आरबीसी कहां मरती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं स्प्लीन को। कब्रिस्तान ऑफ द आरबीसी कौन होता है, स्प्लीन होता है। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा हीमोग्लोबिन लेवल। ये आरबीसी के अंदर इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है न्यूबॉर्न में, तो मैं आपको तीनों का ही बता देता हूं। अडल्ट फीमेल का सुन लो पहले, तो अडल्ट फीमेल का कितना होता है, फिर अडल्ट मेल की बात करेंगे, फिर बात करेंगे न्यूबॉर्न की। तो अडल्ट मेल, फीमेल और न्यूबॉर्न में हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है। तो याद ना, एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे देगा, बट यूनिट भी याद रखना। अडल्ट फीमेल में होता है 12 से 14 ग्राम पर डीएल या परसेंटेज। अडल्ट मेल में होता है 14 से 16 ग्राम पर डीएल, और न्यूबॉर्न में होता है 18 से 20 ग्राम पर डीएल। ये मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज्यादा रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों का एक तरीके से। तो यूनिट जरूर याद रखना, यूनिट है इसकी ग्राम पर डीएल। एमजी पर डीएल में मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लास आपको समझ में तो आ रही है ना। अच्छा, न्यूबॉर्न में स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बार हार्ट उसका बीट करेगा, सिंगल बीट के दौरान हार्ट जब सिंगल बार कॉन्ट्रैक्शन करता है तो सिंगल बीट के दौरान कितना अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर जाएगा, वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। तो नॉर्मली न्यूबॉर्न में स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एक बीट के दौरान 5 ml निकलता है। तो 5 ml पर बीट न्यूबॉर्न के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम होता है भैया। जबकि हमारे अंदर यानी कि अडल्ट के अंदर 70 ml, हार्ट एक बार धड़केगा तो 70 ml अमाउंट बाहर जाएगा। जबकि न्यूबॉर्न के अंदर हार्ट एक बार धड़कता है तो लगभग 5 ml बाहर निकलता है। तो मैंने लिखा है 5 ml पर बीट। अच्छा, कार्डियक आउटपुट कितना होता है न्यूबॉर्न में फिर, तो आप सभी को पता है कार्डियक आउटपुट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। कार्डियक आउटपुट की बात कर ले तो कार्डियक आउटपुट को निकालने का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट
अब आपको पता है न्यूबॉर्न में कितना स्टॉक वॉल्यूम होता है सर 5 ml, हार्ट रेट कितनी होती है सर 140, दोनों को इंटू करेंगे तो लगभग कितना आएगा सर 500 से 700 ml कार्डियक आउटपुट होता है पर मिनट। तो कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक वॉल्यूम को सिंगल बीट के दौरान कैलकुलेट करते हैं, याद रखिएगा। अरे भैया क्लास को लाइक तो कर दो यार, इतने सारे बच्चे लाइव हैं, क्लास को लाइक ही नहीं करते आप लोग तो। सारे बच्चे लाइक करो, जिन्होंने नहीं किया क्लास को लाइक करो। चलो, तो ये नॉर्मली चीज है आप लोगों के ब्लड वॉल्यूम से। अब हम बात करते हैं न्यूबॉर्न के अंदर फिजिकल पैरामीटर्स की। क्वेश्चन सुनिएगा, फिजिकल पैरामीटर से भी क्वेश्चन आता है। फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर ऑफ न्यूबॉर्न। फिजिकल पैरामीटर के अंदर वही हाइट, वेट है ना, ठीक है बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेट की। आप सभी को पता है नॉर्मल वेट कितना होता है एट बर्थ पे, एट बर्थ पे नॉर्मल वेट कितना होगा, तो एट बर्थ पे नॉर्मल वेट होता है आप सभी को पता है 2.5 से लेके 4 kg तक कंसीडर करते हैं। बट क्वेश्चन आता है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर, डेवलपिंग कंट्री बोले तो हमारा इंडिया, तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर नॉर्मल वेट कितना होगा, तो याद रखना हमारे इंडिया के अंदर नॉर्मल वेट होता है 2.8 kg, 2.8 kg। और डेवलप्ड कंट्री के अंदर नॉर्मल वेट कितना मानते हैं, तो डेवलप्ड कंट्री के अंदर नॉर्मल वेट होता है आप लोगों का 3.5 kg। तो हमारा इंडिया कैसा कंट्री आप सभी को पता है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया में नॉर्मल वेट होता है 2.8 kg। बाकी रेंज पूछे तो 2.5 से 4 kg तक नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अब बात यहां पे ये आती है, बच्चे का वेट अगर वेट लेस देन 2.5 kg से कम है तो इसे बोलते हैं लो बर्थ वेट, LBW। और अगर बच्चे का वेट लेस देन 1.5 kg, 1.5 किलो से कम है, तो इसको बोलते हैं वेरी लो बर्थ वेट, VLBW। तीसरी कंडीशन, अगर बच्चे का वेट लेस देन 1 kg है तो इसको बोलेंगे एक्सट्रीम लो बर्थ वेट, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट। और बच्चे का वेट अगर 4 किलो से ज्यादा है, वेट मोर देन 4 kg, तो इसको क्या बोलते हैं, पढ़ाया था मैंने आप सभी को, मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया। तो ये कंडीशन से यहां से क्वेश्चन से एग्जाम में आते ही आते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते वेट डबल कब हो जाएगा, ट्रिपल कब हो जाएगा, है ना। तो एट बर्थ पे बच्चे का वेट मैंने बताया आप लोगों को नॉर्मली कितना होता है साहब 2.8 kg। अब यही वेट क्वेश्चन है डबल कब होगा, डबल हो जाएगा वेट बच्चे का, लिख लेना भैया इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 से 6 महीने पे। और अगर रेंज में आए तो 5 से 6, और अगर अलग अलग आए तो 5 महीने को पहली प्रायोरिटी देनी है। बच्चे का वेट ट्रिपल कब हो जाता है, 3 गुना कब हो जाएगा, ट्रिपल हो जाता है बच्चे का वेट 1 साल के ऊपर 1 ईयर पे। और बच्चे का वेट 4 गुना कब हो जाएगा, 4 टाइम मोर। ये 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो लिखना 2 साल पे। इंपॉर्टेंट है, ये चारों को ब्रैकेट में बंद कर लेना। अच्छा, वेट को मेजर किससे करते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ वेट से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि किससे वेट को मेजर करेंगे। तो वेट को आप लोग मेजर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक वेगिंग मशीन से। इलेक्ट्रॉनिक जो कांटा आता है ना, उसी से, या फिर हम करेंगे साल्टर स्प्रिंग स्केल। बच्चे को लटका के देखते हैं, तो ये वेट को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट होता है। डेविल एबी जी बिल्कुल 5 to 6 मंथ पे डबल हो जाता है, बट अगर एक सिंगल पूछे तो 5 मंथ, पहले 6 महीने था अब 5 मंथ हो गया।
सरोन निर्मल जी इन्फेंटोमीटर से हाइट मेजर करते हैं या लेंथ मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड फिजिकल पैरामीटर हमारे पास में लेंथ या हाइट। देखो इन दोनों में अंतर क्या होता है, होते दोनों सेम ही है हाइट और लेंथ, बट इनको मेजर करने का तरीका अलग होता है। लेंथ को हमेशा सुपाइन पोजीशन में मेजर करते हैं, लेंथ को हमेशा सुपाइन पोजीशन में मेजर करेंगे, जबकि हाइट को हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में मेजर करते हैं। याद रखना इनके रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरी हाइट है, मैं लेट गया तो मेरी लेंथ है, बट इंपॉर्टेंट चीज लेंथ हमेशा 2 साल से कम के बच्चों में मेजर करते हैं। 2 साल से कम के बच्चे हैं तो हमेशा लेंथ मेजर करेंगे, और लेंथ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट काम में आता है जिसका नाम होता है इन्फेंटोमीटर। जबकि अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा का बच्चा है, 2 या 2 साल से ज्यादा का बच्चा है, मोर देन 2 ईयर है, तो हमेशा हाइट मेजर करते हैं, और हाइट को मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम होता है स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। तो हाइट को स्टेडियोमीटर से, दीवार के ऊपर एक स्केल बना हुआ रहता है ना, बिल्कुल उसी से हम लोग मेजर करते हैं। दीवार पे जो स्केल होता है उसी का नाम होता है स्टेडियोमीटर। तो स्टेडियोमीटर से हाइट मेजर करते हैं, इन्फेंटोमीटर से लेंथ। 2 साल से कम के बच्चों में लेंथ मेजर करते हैं, 2 या 2 साल से ज्यादा के बच्चों में हाइट मेजर करते हैं। नॉर्मली कितनी होती है हाइट, अब ये भी बात कर लेते हैं। हाइट या लेंथ नॉर्मली कितनी होगी बच्चे में, तो एट बर्थ पे कितना होता है भैया नॉर्मली हाइट, तो याद रखना मैंने बताया था 45 से 55 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट बताओगे तो 50 सेंटीमीटर, और इंच में पूछे तो 18 से 21 इंच, 18 से 21 इंच, ठीक है, क्योंकि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब आप लोग आराम से कर लो, 50 सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर का डिवाइडेड कर लो, तो डिवाइडेशन करेंगे तो लगभग यही 18 से 21 इंच आएगा। अच्छा अब क्वेश्चन आता है भैया, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि एट बर्थ पे बच्चे की लेंथ कितनी होती है, तो आपको पता है 50 सेंटीमीटर होती है। यही लेंथ डबल कब हो जाएगी, इससे पहले बता देता हूं, 1 साल के बच्चे की लेंथ हो जाती है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर, इसका मतलब बर्थ लेंथ की 50% होगी, इंक्रीज 50% लेंथ ऑफ बर्थ। बर्थ लेंथ से 50% कब बढ़ जाएगी, 1 साल पर। 1 साल के बच्चे की लेंथ कितनी हो जाएगी 75। अच्छा क्वेश्चन आएगा डबल कब हो जाती है लेंथ, तो लेंथ डबल होती है भैया 4 साल पे। 4 साल पे डबल होगी, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। 4 साल पे बच्चे की लेंथ डबल। और ट्रिपल कब होती है लेंथ, तो ट्रिपल हो जाती है आप लोगों की लेंथ, लिख लेना भैया 13 साल पे, मतलब लगभग 150 सेंटीमीटर। तो याद रखना ये चारों पैरामीटर, इसमें भी आपको याद रखने डबल कब होती है, ट्रिपल कब होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस नॉर्मल एट बर्थ पे कितना होता है, एट बर्थ पे होता है दिए लिखना 33 से 35 सेंटीमीटर। याद रखना 3 महीने पे कितना हो जाता है, तो 3 महीने पे हो जाता है भैया ये 40 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट लिखना 34 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 महीने पे 40 सेंटीमीटर, 6 महीने पे कितना हो जाएगा, तो 6 महीने पे हो जाता है ये 43 सेंटीमीटर, और लगभग 9 महीने से 12 महीने पे ये हो जाएगा 45 से 46 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप सभी को पता है, इसी के कंपैरिजन में मैं करूं चेस्ट सरकमफेरेंस को, अगर चेस्ट सरकमफेरेंस का कंपैरिजन करूं, मैं चेस्ट सरकमफेरेंस का कंपैरिजन करूं, तो चेस्ट सरकमफेरेंस जो होता है आप लोगों का, वो एट बर्थ पे कितना होता है सर, ये एट बर्थ पे होता है 30 से 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब 1 साल पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। एट द एज ऑफ 1 ईयर 1 साल पे हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं, और कितने हो जाएंगे 45 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस दोनों इक्वल कब हो जाएंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे 1 साल पे। और कितना हो जाएंगे 1 साल पे, तो 1 साल पे हेड सरकमफेरेंस भी आप लोगों का
45 होता है और चेस्ट सरकमफेरेंस भी आपका 45 होता है। तो क्वेश्चन आता है इक्वल कब होते हैं, तो राइट आंसर आपको बताना है सर हमारा इक्वल होता है 1 साल पे। नेक्स्ट है MUSC, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। शॉर्ट में इसको MUSC बोलते हैं। एट बर्थ पे कितना होता है, तो एट बर्थ पे याद रखना ये होता है आप लोगों का 11 to 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको मेजर किससे करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखना MUSC को मेजर किया जाता है बाय शाकी टेप, और शाकी टेप के रिगार्डिंग मैंने बता रखा आपको। तो ये आपके फिजिकल पैरामीटर होते हैं। इसके अलावा एक और होता है, और शाकी टेप आपको पता है कलर के अकॉर्डिंग आती है। 3 कलर होते हैं इसमें, ग्रीन, येलो और रेड। ये भी कभी कभार नंबरिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है कितने नंबर होते हैं, तो याद रखना ग्रीन में होते हैं 12.5 से ज्यादा और 13.5 सेंटीमीटर, येलो में होता है 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर, और रेड में होता है लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि सीवियर माल न्यूट्रिशन कब बोलेंगे, ये भी क्वेश्चन आएगा। सीवियर माल न्यूट्रिशन, सीवियर माल न्यूट्रिशन कब बोलते हैं आप लोग, तो याद रखना सीवियर माल न्यूट्रिशन तभी बोलेंगे जब मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस MUSC लेस देन 11.5 सेंटीमीटर से अगर कम है तो सीवियर माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। सीवियर माल न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है, चलेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं डियर। हम लोग जितना मैंने पढ़ाया वो 1 घंटे में वो टॉपिक मैंने कवर करवाए जो आप लोगों के 1 तारीख एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना पढ़ेंगे, बाकी जब भी हमें टाइम मिलेगा तब हम क्लियर करेंगे मैराथन क्लासेस में। आप आराम से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और जितना मैंने पढ़ाया उतना तो आप पढ़ के जाना, कम से कम वहां से तो कम से क्वेश्चन आएंगे ना। और इतने सारे बच्चे स्टूडेंट है नए नए जुड़ रहे हैं, तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दो। ग्रीन में होता है 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर, 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर। येलो में होता है 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर, और रेड में होता है लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। बंद कर दे।
था ना वॉशरूम के पास गेट बैठे जब हो गया था सिर्फ क्लास हमने की सही कैसे हो गया